हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य मिश्रा। हमने यहाँ पे यूपीएससी पीटी स्पेशल बैच 2020 के लिए शुरू किया था और हमने ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है। टॉपिक चल रहा है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में 2 क्लासेस हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है, तीसरा पार्ट। और आज हम कोशिश करेंगे कि सौरमंडल खत्म हो जाए। ठीक है, तो सौरमंडल में हमने आकाशगंगा और विभिन्न ग्रहों के बारे में जाना था। आज हमें सूर्य के बारे में जानना है। सूर्य, ठीक है। तो पहली चीज हमने ये डिस्कस किया था कि सूर्य एक तारा है। सूर्य और तारा और ग्रह में क्या फर्क है, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि सूर्य एक तारा है, तो अब तारे का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं से वो गुजरता है और किस अवस्था को क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो जैसा कि हमने जाना था कि आकाशगंगा है, और आकाशगंगा एक बहुत ही पावरफुल एरिया होता है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और बाकी पिंड उसका चक्कर काटते हैं। उसमें हमारा सूर्य भी है, और सूर्य बाकी ग्रहों को अपने साथ लेकर के आकाशगंगा का चक्कर कर रहा है। तो आकाशगंगा का चक्कर रोटेशन करते वक्त गैसों का मेघ प्रभावित होता है उसके फोर्स से। वो गैसों का मेघ कालांतर तक आकाशगंगा का चक्कर काट रहा होता है। चक्कर काटते काटते वो गैस आपस में संघनित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उनमें एक बल होता है, संसंजक बल, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वो एक गैसों का पिंड बन जाता है। अब धीरे धीरे इनकी शक्ति आपस में, आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जब ये जुड़ने लगते हैं तो इन गैसों में हाइड्रोजन की मात्रा होती है। अब ये हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं। हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित हो रहा है? हीलियम में। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो यहीं से एनर्जी निकलती है, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होने से इसमें अपार ऊर्जा निकलती है। जैसे कि हमारा सूर्य है, उसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो उसमें से एनर्जी निकल रही है जो लाइट के द्वारा हमारे पास आती है। तो ऐसे ही एक तारे में नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकलती है। अच्छा, अब हाइड्रोजन, उसकी ऊर्जा कितने दिनों तक रहेगी और उसकी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन पर। जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, तारे का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि मान लिया कि सूर्य हमारा एक तारा है, उसका सपोज 78% हाइड्रोजन बचा हुआ है और उस पर 26% हीलियम है। ठीक है भाई। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे सूर्य की उम्र तब तक है जब तक ये 78% हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम एक तारे की आयु नापते हैं। मतलब तारे की आयु नापने के लिए हम उसमें देखते हैं कि उसकी हाइड्रोजन क्या है, उसका फ्यूल है, फ्यूल कितना बचा हुआ और कितना खर्च हो गया। सपोज कि हमें कोई ऐसा एक तारा मिला जिसमें केवल 26% हाइड्रोजन बचा हुआ है और बाकी उसका हीलियम में परिवर्तित हो चुका है, तो हम कहेंगे कि इसकी उम्र बस उतनी है जितनी 26% जितने दिन में ये कंज्यूम कर ले। तो हम कहेंगे कि इस हिसाब से तारे की उम्र इतनी रह गई है। तो हाइड्रोजन उसका फ्यूल है, जैसे हाइड्रोजन खत्म होगा तारे की एनर्जी खत्म होती जाएगी। अब ये हीलियम में और हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जैसे शुरू होती है, वैसे ही इस पिंड को हम तारा कहते हैं। इसको प्रोटो स्टार नाम दिया गया है। प्रोटो स्टार मतलब शुरुआती तारा, तारे का पहला चरण। धीरे धीरे क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम को बदल रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है, एक समय ऐसा आता है कि इसमें से एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाइड्रोजन बिल्कुल खत्म हो गया, अभी इसमें से एनर्जी निकल नहीं रही है,
तो ये ठंडा हो गया और ये लाल तारे में बदल गया। लाल दानव बोलते हैं इस लाल तारे को। इसको इंग्लिश में रेड जायंट कहते हैं। ठीक है, रेड जायंट बन गया। अब जैसे जैसे ये रेड जायंट बनता जा रहा है तो हीलियम और उसके अंदर हीलियम बदल रहा है कार्बन में और कार्बन परिवर्तित हो रहा है लोहे में। लोहा अपने अंदर धीरे धीरे उसके अंदर और भी वो संकुचित होता जाएगा और भी वो डेंस होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो संकुचित होकर के विस्फोट कर जाएगा। तो विस्फोट करने के क्रम में ये पहले रेड जायंट बना। अब कहते हैं कि 1.4 ms जहां पे सन का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान है, मास ऑफ सन, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, हिंदी में चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्लैक होल के अध्ययन के क्रम में यह बताया कि ब्लैक होल कैसे बनेगा और ब्लैक होल बनने के अलावा एक तारा क्या क्या बन सकता है। तो उन्होंने एक सीमा निर्धारित की कि अगर तारे के पास तारा इस सीमा का द्रव्यमान है या इससे ज्यादा का द्रव्यमान है तो क्या बन सकता है। तो उन्होंने पहली चीज कहा कि यदि तारा 1.4 ms का है, ठीक है, तो वो लाल दानों से ठंडा होकर सफेद वामन में बदल जाता है। किसमें? सफेद वामन में। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, WHIT ड्वार्फ। ये व्हाइट ड्वार्फ हो गया। जैसे ये व्हाइट ड्वार्फ हुआ इसका जीवन समाप्त हो गया। अब ये तारा नहीं रहा क्योंकि इसकी एनर्जी नहीं रही और इसका कोई फोर्स नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि तारा डेड हो गया। अब ये पिंड रह गया, कलंदर नहीं भी टूट जाएगा या किससे मिल जाएगा। ठीक। दूसरा कंडीशन है, हम यहां से याद रखें, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं कि लाल दानव के बाद एक तारा 3 कंडीशन से गुजरता है। लाल दानव बन गया तो उसका 3 ऑप्शन है, वो क्या क्या हो सकता है। अगर वो 1.4 ms मतलब चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms है। ms मैंने बताया सन का सूर्य का द्रव्यमान। अगर 1.4 सूर्य का द्रव्यमान है तो वो सफेद वामन में बदल जाएगा, इरेजेंट ठंडा होकर के। दूसरी कंडीशन होती है यदि वो 1.4 ms है, ms से ज्यादा है, ये बराबर है और ये ms से ज्यादा है, तो क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं। ये छोटा तारा हो गया जिसका द्रव्यमान 1.4 ms है, तो ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया, लाल तारा बन गया। सपोज थोड़ा बड़ा तारा ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से बड़ा है, मतलब हमारे सूरज से ऐसा कोई तारा जो हमारे सूरज से बड़ा हो, तो क्या होगा उसके अंदर वो भी पहले लाल दानव तो बनेगा लेकिन सफेद वामन नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन स्टार होगा क्या कि जैसे जैसे ये लाल दानव ठंडा हो रहा है, इसके अंदर ये लोहा बन रहा है इसके अंदर। अब ये धीरे धीरे संग्रहित होगा और ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो इसके बिखरे हुए कण आकाशगंगा के चक्कर करेंगे। अब ये चक्कर करते करते इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को छोड़कर के बाहर चले जाते हैं। जब ये बाहर चले जाते हैं तो इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाता है। जब न्यूट्रॉन रह जाता है तो इसे हम न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पल्सर तारा, पल्सर स्टार, पल्सर स्टार। ठीक है। फिर कालांतर में ये चक्कर काटते काटते ये जो पल्सर स्टार है ये और संघनित होगा और डेंस होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसके पास अपार शक्ति आ जाएगी, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है। जब अब इसमें इतना पावर आ गया कि
इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ गया। अब ये अपने क्षेत्र से बाहर किसी चीज को जाने ही नहीं देगा, इवन लाइट को भी नहीं जाने देगा। जब लाइट को नहीं जाने देगा तो ये ब्लैक हो जाएगा पूरे तरीके से, तो हम इसे कहते हैं ब्लैक होल हो गया। इसके अंदर कोई भी चीज आएगी तो बाहर नहीं आ पाएगी। हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे पास आता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जब वो चीज ऑब्जर्व कर ले लाइट, तो हमें पता नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ है, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल याद रखें 1.4 ms से ज्यादा होने पे न्यूट्रॉन द्वारा संघनित होकर के जब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। ये ब्लैक होल की कहानी हो गई। तो तारे का निर्माण हमने जान लिया। अब इस क्रम में एक शब्द आता है जिसे हम रेडशिफ्ट कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, रेडशिफ्ट और वायलेट शिफ्ट। वायलेट शिफ्ट ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ सर, तो हमने सूर्य के बारे में जान लिया कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, किन किन अवस्थाओं से वो गुजरा। अब इस क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो हम इसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नाम से क्या निकल रहा है, अगर इसका हिंदी रूपांतर करें तो लाल वर्ण, रेड का मतलब लाल वर्ण हो गया, और शिफ्ट का मतलब हो गया विस्थापन। ठीक है, अब लाल वर्ण विस्थापन होता क्या है, तो हमने बचपन में पढ़ा है विबग्योर। विबग्योर बचपन में याद तो कराया जाता है, लेकिन हम याद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि बस ऐसे ही खुशी हमें रटवाई जाती है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है अब यहां पर आपको पता चलेगा। ये हो गया आपका वायलेट, ये हो गया इंडिगो, आई से इंडिगो। ठीक है, ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हम ये जानते हैं जैसे क्रम बढ़ता है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमें रेड बहुत दूर से दिख जाएगा और वायलेट दूर से नहीं दिखेगा। तो रेड दूर से दिखने के लिए इसी कारण हम रेड को एक खतरे के निशान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर से ही आदमी को खतरे का अंदाजा हो जाता है, उसको रेड कलर दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। इसी में अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं हम एक ये आकाशगंगा है और ये आकाशगंगा है, यह वक्त आकाशगंगा मान लेते हैं। अब हमने देखा कि एक आकाशगंगा है, यहां से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है तो हम उसके लाल वर्ण को मेजर करते हैं। जैसे हमें इसका लाल वर्ण एक समय यहां प्राप्त हुआ, तो हमने कहा अच्छा ये हमारे इतना दूर है, और इस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि इस आकाशगंगा की स्थिति ये है। अब कुछ दिन बाद ये हमें यहां मिल गया, कुछ दिन बाद ये हमें यहां मिल गया, तो हमने ये देखा कि लाल वर्ण जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है वैसे वैसे ये आकाशगंगा हमसे दूर जा रहा है। बात समझ में? अभी समझाएंगे हम वायलेट शिफ्ट को भी समझेंगे। तो विबग्योर में वायलेट कलर का लेंथ सबसे कम होता है, वेवलेंथ। तो इसका हम निर्धारण, इसको हम जानते हैं आकाशगंगाएं पास आती हैं, इससे ये पता चलता है। कैसे पता चलता है कि सपोज ये हमारा आकाशगंगा है और ये दूसरी आकाशगंगा है। ठीक है, अब हमने कहा कि क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, तो एक निश्चित दूरी के बाद हमें वायलेट कलर नहीं मिलेगा। ठीक, फिर कुछ दिन बाद हमें यहां पे एक वायलेट कलर मिलने लगा, फिर यहां पे वायलेट मिलने लगा, फिर यहां पे वायलेट मिलने लगा, फिर यहां पे वायलेट मिलने लगा। तो हमने ये जाना कि आकाशगंगा पास आ रही है वायलेट शिफ्ट से, ये पता चलता है कि आकाशगंगा पास आ रही है। रेड शिफ्ट से ये पता चलता है कि आकाशगंगा दूर जा रही है। अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आए तो बस इतनी बातें रख लो या याद कर लो कि
लाल, हिंदी के लिए बता रहा हूं, लाल वर्ण विस्थापन से क्या पता चलता है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। इसी का अपोजिट वायलेट शिफ्ट हो जाएगा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से पास आ रही हैं। यही हमारा रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट है। तो हमने सूर्य को जाना, रेड शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट को जाना। अब इस क्रम में हमने उपग्रहों के इनके सूर्य के ग्रह के बारे में कल ही बात कर लिया था, विभिन्न ग्रहों के बारे में। अब आता है उपग्रह। उपग्रह में पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेगा, ठीक है। तो एक तो बड़ी बात आपको पता होगा कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की 1/6 है। मतलब अगर कोई भार पृथ्वी पर 1 किलो है तो इसका छठा भाग चंद्रमा पे हमें पता चलेगा। सुनाई बात? जैसे अगर 6 किलो का यहाँ पे कोई भार वाली वस्तु है तो चंद्रमा पे उसे 1 किलो हम जान लेंगे, क्योंकि वो हल्का हो जाएगा, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है। गुरुत्वाकर्षण बल से ही हम भार बनाते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर औसत है। औसत मतलब अगर हम मान लें कि चंद्रमा, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये इसका चक्कर काट रहा है पथ में, तो कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो बस इतना ही काफी है, इसको तो हमें मिटाना पड़ेगा। अब ये पृथ्वी का चक्कर जो है 27.7 घंटे और कुछ मिनट में पूरा करता है, और उतने ही देर में ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड दिखाई नहीं देता है। अब इसको थोड़ा एलोबरेट करें तो ऐसे होगा कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये उसका आधा भाग हो गया, ठीक है। तो ये 27 दिन में इसका भी चक्कर लगाता है पूरा, और 27 दिन में अपने भी अक्ष पे घूमता है। अपने अक्ष पे घूमने का मतलब रोटेट करना हुआ, ये है ऐसे, ये रोटेट करना हुआ, ठीक। तो अब ये जैसे यहां पे आया तो इसका ये वाला एरिया ये हमारे सामने हो गया यू, ठीक। फिर जैसे यहां पे आया तो इसका ये वाला एरिया हमारे सामने हो गया। जैसे यहां पे आया तब इसका एरिया कम हो जाएगा। इसी को हम चंद्रमा की विभिन्न कलाएं कहते हैं। जैसे वो कभी हमें पूरा दिखता है तो हम फुल मून कहते हैं, कभी हमें जैसे जैसे कम होता जाता है अपनी कलाएं दिखाता जाता है, और अंत में 15 दिन बाद, एक चक्कर करने के बाद वो हमें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो उसका डार्क साइड है। हालांकि हमारा कॉन्सेप्ट है डार्क साइड नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो अपने एक्सिस पे घूम ही रहा है। ये अलग बात है कि हमें दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि सन की रोशनी चंद्रमा के जिस हिस्से पड़ती है हमें सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा जो हमारी तरफ आता है तो चंद्रमा, तो सूर्य, जैसे हम ये मान लें ये सूर्य है, जब ये रोशनी इस पर पड़ी तो हमें ये पूरा दिखाई दिया। जब ये उल्टा घूम गया तो रोशनी इधर पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही, तो ये हमें नहीं दिख रहा, तो हम इसे कहते हैं डार्क साइड, ठीक है। एक ये बात हो गई। उसके बाद बात होती है सुपर मून की। सबने काफी सुना होगा सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने बताया कि इसकी औसत दूरी है, तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा हो गया, ये इसका पथ हो गया। जब ये निकटतम दूरी पर होता है सुपर मून, जब चंद्रमा निकटतम दूरी पर होता है
जब चंद्रमा निकटतम दूरी पर होता है तो वो हमें 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी नजदीक है, इसीलिए इसको सुपरमून कहते हैं। याद रहेगा ये बात, बहुत छोटी बात है, सबको याद होना चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लू मून। अब ब्लू मून को सुन के सब लोग इसका संबंध किसी ब्लू कलर से लगाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं इसमें। जब एक माह में किसी साल 2 मून पड़ जाते हैं, ये सुपर मून हो गया ना, तो 2 फुल मून पड़ जाते हैं, फुल मून। एक माह में जब 2 फुल मून पड़ जाते हैं तो उसे ब्लू मून कहते हैं। यही ब्लू मून यही है, इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। अब हम थोड़ा सा सूर्य के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। जैसे एक होता है सूर्य का कोर, जिसे हिंदी में करोड़ कहा जाता है। तो करोड़ के बारे में, क्योंकि हमने सूर्य के बारे में जब जाना है तो इस क्रम में ये जाना कि इसका कोर में जैसे जैसे हीलियम परिवर्तित होता है तो कार्बन और कार्बन वहां परिवर्तित होने लगता है, तो कोर ठंडा होने लगता है, तो इसका कोर है। लेकिन हमारे सूर्य का कोर, क्योंकि हमारा सूर्य अभी यंग है, बिल्कुल यंग की तरफ जा रहा है, अभी पूरी तरह से यंग भी नहीं है, किशोरावस्था में एक तरीके से, तो इसका कोर बहुत हीट है, बहुत गर्म है। ये लगभग 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस गर्म है, ठीक है। उसके बाद इसका बाहरी परत, जो इसका क्रस्ट कहेंगे, इसका टेम्परेचर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस मात्र इसके कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है संवाहक घेरा। संवाहक घेरा कहते हैं कोर के ऊपर एक लाइन होती है। सेम वही चीज हमारे पृथ्वी में भी हम देखेंगे कुछ दिन बाद। पृथ्वी में ये मेंटल होता है, मेंटल के ऊपर एक सीमा होती है, तो वैसे ही कोर में भी इस सीमा को संवाहक घेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रेडियो एक्टिव वाली जगह होती है, ये रेडियो एक्टिव वाली जगह होती है। संवाहक घेरा क्या है? कोर के ठीक ऊपर एक घेरा है जो एक तरीके से कोर को प्रोटेक्ट करता है, इसे हम संवाहक घेरा कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल क्या है? ये ऊपरी सतह जो हमें दिखता रहता है, ये यहां तक हमें ऊपरी सतह, अगर सूर्य को किसी तरीके से किसी जरिए से देखने की कोशिश की जाए तो ये ऊपरी सतह, ये हमारा प्रकाश मंडल कहलाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैसों की बहुलता होती है, क्योंकि हमने पहले ही जाना था कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही इसकी एनर्जी का सोर्स है। तो क्योंकि हमारा सूर्य मतलब तारा अभी किशोरावस्था में है, तो इसके बीच में कोर इसका बहुत पावरफुल है। इसका टेम्परेचर 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है और इसके बाहर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका प्रकाश मंडल जहां पे हाइड्रोजन गैसों की बहुलता है, यहाँ पे हीलियम गैसों की बहुलता है और ऊपर हाइड्रोजन गैसों की बहुलता है, ठीक है। दूसरा है वर्णमंडल। अच्छा, ये प्रकाश मंडल हो गया। फिर इसके जस्ट ऊपर एक होता है वर्णमंडल। वर्णमंडल ये भी सूर्य का बाहरी भाग है, जो अक्सर हम अगर किसी वीडियो में या टीवी में देखेंगे तो एक ज्वाला सी धधकती रहती है सूर्य में, उसी सूर्य की ज्वाला को वर्णमंडल कहते हैं। ये वर्णमंडल, यहाँ से कई तरंगें निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है और वो अंतरिक्ष के पार चली जाती है, कई बार पृथ्वी तक आ जाती है। तीसरी चीज होती है, चौथी चीज होती है
कोरोना, ये अभी कोविड वाला कोरोना नहीं है, इसका कोरोना है सूर्य का बिल्कुल बाहरी परत को, इसको हम कोरोना कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें चंद्रमा पूरा सूर्य को पूरी तरीके से ढका हुआ दिखाई पड़ता है और हम कहते हैं इसे कि रिंग बन गया। जो रिंग बनता है वही कोरोना है, ऊपर का सबसे ऊपरी पार्ट जो रिंग बनता है वही कोरोना है। इससे एक्स रेज बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक्स रेज बहुत ज्यादा निकलते हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक्स रे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। फिर सूर्य के संबंध में एक है सौर कलंक। सौर कलंक मतलब सन स्पॉट, इसके बारे में भी आप लोगों ने काफी सुना होगा। अब बेसिकली सन स्पॉट क्या है? जैसे हमने ये देखा कि ये सूर्य है, हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में परिवर्तन ही इसके एनर्जी का सोर्स है। फिर हाइड्रोजन कार्बन में बदलता है और कार्बन लोहे में बदलता है। तो कुछ एरिया इसका ऐसा है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर का भी कुछ पार्ट बड़ा हो जाता है, कहीं की कहीं बाल निकल आते हैं, कहीं की कहीं दांत निकल आते हैं, दांत टूट जाते हैं। ठीक उसी तरह की भी किशोरावस्था से बड़ा हो रहा है। तो कुछ एरिया इसका ऐसा होता है जहां पे हीलियम हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, हीलियम में बदल जाता है, हीलियम कार्बन में बदल जाता है, कार्बन लोहे में बदल जाता है। फिर इसमें तब इसमें एक काला धब्बा आ जाता है। इसी काले धब्बे को हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक ठंडा पार्ट होता है जिसे हम सौर कलंक का नाम देते हैं, और एक गर्म पार्ट होता है जिसे हम फेकुला कहते हैं। फेकुला, हिंदी में भी इसका यही नाम है, FACULAE। ठंडे पार्ट को हमने सन स्पॉट बोला और गर्म पार्ट को हमने फेक्यूला बोला। ठीक है। ये हमारा इसका चक्र 22 सालों का होता है, मतलब प्रत्येक 11 सालों में ये बनता है और फिर ठीक है, प्रत्येक 11 सालों में ये बनता है और 11 सालों में ये खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट है सौर पवन का। सौर पवन क्या है कि सूर्य के बाहरी क्रस्ट पे ज्वालाएं धधकती रहती हैं, तो इनमें बराबर विस्फोट होता रहता है। जब ये विस्फोट होता है तो कुछ पार्टिकल सूर्य के वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब छोड़ करके, ये मैंने बताया एक जगह कि वो अंतरिक्ष को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। उनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, खासकर से उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। ये कभी कभी ये हमारे पृथ्वी पर सौरमंडल में भी चले आते हैं। जब ये सौरमंडल पे चले आते हैं तो हमारे सौरमंडल के विभिन्न गैसों से प्रतिक्रिया कर ये लाइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइट्स। इसी लाइट्स को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस और ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। दक्षिण उत्तरी ध्रुव पर, मतलब नॉर्थ पोल पर, हमने इस लाइट्स को ऑरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पर हम इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं। ये हमारा सौर पवन हो गया। अब इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी सौर पवन आता है हमारे पृथ्वी पर तो हमारी बेतार संचार व्यवस्था बाधित होती है। मतलब ये एक तरीके से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे हमारे जो संचार प्रणाली है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है।
तो इस तरीके से आपका सौर मंडल का ये चैप्टर अब पूरा हो गया है और इस पे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उस क्वेश्चंस को हम पीडीएफ पे डाल देंगे, वहां से आप उस क्वेश्चंस को उठाइए और करिए और करके आप उसको बताइए कि ये कितना यूजफुल रहा उस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारा चलेगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पृथ्वी की गतियां, उसकी तिथि और उसका समय हम कैसे निर्धारित करते हैं, मतलब टाइम जोन। तो अब आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाएं जो भी नीडी हैं, क्योंकि शुरू होने के लिए किया गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये काम शुरू करिए, तो ये शुरू किया गया है। ठीक है।